हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, आज आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 15 एंड योर चैप्टर नेम इज न्यायपालिका। अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में संविधान पढ़ा और अब हम क्या पढ़ेंगे? न्यायपालिका के बारे में। ओके, तो न्यायपालिका के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। न्यायपालिका और इसका महत्व। सबसे पहले हम न्यायपालिका और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो व्यक्तियों के आपसी विवादों का कानून के अनुसार निर्णय करती है तथा जो कानून को तोड़ते हैं वह शांति एवं व्यवस्था को भंग करते हैं, इन्हें कानून के अनुसार सजा दी जाती है। यानी जो कानून को तोड़ते हैं, जो हमारे कानून बना हुआ है उसको कोई तोड़ता है तो उसे क्या अपराधी मान लिया जाता है। न्यायपालिका व्यक्तियों तथा सरकार के मध्य, राज्यों के मध्य तथा राज्य एवं केंद्र के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों को भी सुलझाते हैं। यानी कि हमारी जो न्यायपालिका है, अब वो चाहे कोई समाज के लिए हो कार्य, सरकार के लिए हो या किसी मंत्री के लिए हो, सभी के लिए, सभी के मसले को हमारी न्यायपालिका सुलझाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि न्यायपालिका जो है सरकार का वह अंग है जो व्यक्तियों के आपसी विवादों के कानून के अनुसार निर्णय करती है। क्लियर बच्चों? लोकतंत्र में एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है। यह न केवल लोगों के अधिकार एवं स्वतंत्रता की अपितु लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी रक्षा करती है। बच्चों, यह संविधान की संरक्षिका तथा देश का सर्वोच्च कानून है। यह अपने समक्ष विचारों के लिए लाए गए विवादों के संबंध में कानूनों को लागू करती है, इसकी व्यवस्था यानी कि इसकी व्याख्या करती है। क्लियर? अब बात करेंगे बच्चों हम भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय देश का अंतिम न्यायालय है। यह संविधान के संरक्षण तथा देश के उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त देश में लोगों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उत्तरदायी है। यह नई दिल्ली में स्थित है। क्या है ये उच्च न्यायालय हमारा? नई दिल्ली में, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर बच्चों? संगठन। सर्वोच्च न्यायालय में यह एक प्रमुख न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। यानी जो वहां पर न्यायाधीश होते हैं, एक प्रमुख यानी एक सबसे बड़ा प्रमुख न्यायाधीश होता है तथा 30 उससे छोटे न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निश्चित की जाती है। यानी कि वो जो उनकी संख्या है वो संसद द्वारा निश्चित की जाती है कि इतने लोग रह सकते हैं। इसे संसद के अधिनियम द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। यानी इसे संसद के अधिनियमों के द्वारा इस संख्या को हम बढ़ा भी सकते हैं। अब बच्चों बात करेंगे हम मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की। मुख्य न्यायाधीश और उसके अन्य न्यायाधीश की। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान मुख्य न्यायाधीश होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की संयुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश से उचित सलाह के करने के पश्चात की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए निम्नलिखित विशेष योग्यताओं का होना आवश्यक है। कौन कौन सी योग्यताओं का होना आवश्यक है बच्चों? वो पहला है हमारा, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए अगर आपको न्यायाधीश बनना है तो। दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारा, इसे कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता यानी 10 वर्ष का उसे अधिवक्ता होना चाहिए, वकील होना चाहिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए, 10 वर्ष का होने का अनुभव होना चाहिए उसे, अथवा 5 वर्ष का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना भी चाहिए। 5 साल उसे उच्च न्यायालय के अंडर न्यायाधीश होना भी चाहिए। अथवा राष्ट्रपति के मत में विशिष्ट विधि वेत्ता होना चाहिए, यानी विशिष्ट विधिवेत्ता होना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे कार्यकाल के बारे में बात होंगी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवा मुक्त होते हैं। यानी उनका जो रिटायरमेंट होता है वो 65 वर्ष की एज में होता है। किंतु यदि वे अपने पद और गरिमा का दुरुपयोग करते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें पहले भी पद मुक्त कर सकता है। यानी राष्ट्रपति जो है उनको अधिकार होता है कि वो उन्हें पहले भी पद से हटा सकते हैं। इसके लिए संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं वेतन तथा भत्ते की कि इन्हें कितना वेतन मिलता है और भत्ता कितना। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को 2.80 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। समझे आप? 2.80 लाख रुपए प्रति महीना वेतन मिलता है। नियमानुसार अन्य भत्ते एवं उनके विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे निःशुल्क आवास
निःशुल्क उनको रहना दिया जाता है। सेवा मुक्त होने के बाद पेंशन दी जाती है, यानी अगर वो जब पद से रिटायर हो जाएंगे तो उन्हें पेंशन भी दी जाएगी। अन्य न्यायाधीशों को 2.50 लाख रुपए प्रति माह भत्ते मिलते हैं उन्हें। क्लियर। अब बात करेंगे बच्चों हम सर्वोच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। कुछ मामलों में केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही न्याय करने का अधिकार होता है। ऐसे मामले केवल सर्वोच्च न्यायालयों में ही लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए 2 अथवा 1 मतलब ये है उदाहरण 1 दिया हुआ है, 2 अथवा अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद, संघीय सरकार यानी सेकंड पॉइंट हमारा संघीय सरकार एवं या अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद। थर्ड में हमारा संविधान के हनन यानी हनन कहा जा रहा है अवहेलना करना के मामले में विवाद। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट हमारा अपीलीय क्षेत्र अधिकार। पहला था प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र अधिकार और अब है अपीलीय क्षेत्र अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायिक निकाय है। यह एक उच्च न्यायालय के लिए निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को सुनता है तथा अपने स्वयं के निर्णय पर भी पुनर्विचार करता है। निम्नलिखित मामलों में अपीलें सुनता है। यहाँ पर पहले पॉइंट में हमें दिया गया है जब कोई उच्च न्यायालय किसी अपराधी मामले में निचले न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड की सजा के निर्णय को बदल देता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा जब कोई उच्च न्यायालय वह प्रमाणित करे कि उक्त मामला सर्वोच्च न्यायालय में ही विचार करने के योग्य है। यानी जब कोई न्यायालय जो उच्च न्यायालय हमारा वो यह प्रमाणित यानी यह वो प्रूफ कर दे कि ये जो मामला है ये सर्वोच्च न्यायालयों में ही विचार करने योग्य है, तब हो सकता है ऐसा। क्लियर। जो अपील हो सकती है। बात करते हैं परामर्शदात्री अधिकार की। राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक महत्व के मामले को सर्वोच्च न्यायालयों के पास उसके परामर्श हेतु भेज सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकता है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय के कुछ कार्य। ठीक है, यहाँ पे कार्य दिए गए हैं, आइए इन्हें भी अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन से कार्य हैं। पहला है हमारा सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है। ये एक भारतीय नागरिक अपने अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय सरकार के ऐसे आदेशों को अवैध भी घोषित कर सकता है यदि भारतीय नागरिकों के अधिकार का हनन करते हैं तो। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान का संरक्षक है। यह उन सभी मामलों पर निर्णय देता है जो संवैधानिक कानून के किसी भी बिंदु से संबंधित होते हैं बच्चों। यह संविधान की व्याख्या करता है। यह संसद एवं राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि वह कानून संविधान के विरुद्ध हो। ठीक है, यदि वह संविधान के विरुद्ध हो। क्लियर। नेक्स्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के कार्यों पर भी नियंत्रण तथा नजर रखता है। इसका क्षेत्र अधिकार संपूर्ण देश में विस्तृत है। नेक्स्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय भारत में अभिलेख न्यायालय भी है। यह अपने निर्णयों का अभिलेख रिकॉर्ड रखता है तथा इन्हें प्रकाशित कराता है। ये निचली अदालतों द्वारा दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब बात करेंगे बच्चों उच्च न्यायालय की। क्लियर। राज्यों में उच्च न्यायालय ही सर्वोच्च न्यायालय होता है। कुछ राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय होता है। उदाहरण के लिए बच्चों हरियाणा तथा पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय एक ही माना जाता है, किंतु इसके विपरीत केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली का पृथक उच्च न्यायालय। देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है। संगठन उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश की संख्या राज्य के अधिकार पर निर्भर करती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश तथा संबंधित राज्यों के राज्यपाल से परामर्श के द्वारा होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है। क्लियर। अब बात करेंगे हम योग्यता की। मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की योग्यताएं यहाँ पर निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं बच्चों। सबसे पहले पॉइंट में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर। उसे देश में किसी न्यायिक पद पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अथवा उस न्यायालयों में 10 वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए अथवा प्रसिद्ध अधिवक्ता होना चाहिए। क्लियर। उसे एक प्रसिद्ध एडवोकेट होना चाहिए। क्लियर। वेतन कार्यकाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.50
है ना, 2.50 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं, किंतु इसे पूर्व भी संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यहाँ बात करेंगे शक्तियां एवं कार्यों की। क्लियर बच्चों, राज्य में उच्च न्यायालय न्याय की सर्वोच्च अदालत है, इसे अग्रलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। उच्च न्यायालयों का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार मौलिक अधिकारों तथा राज्य चुनावों के विवादों से संबंधित होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा बच्चों अपीलीय क्षेत्र अधिकार। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के दीवानी तथा फौजदारी के मामले मुकदमों में अपीलों को सुनता है। क्लियर बच्चों, अब यहाँ पर है परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार। उच्च न्यायालय निचले न्यायालयों के अभिलेख देखता है तथा उनके कार्यों पर नियंत्रण रखता है। यह अपनी सभी निर्णयों तथा कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखता है, जिन्हें अधीनस्थ कार्यालय के वकील दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बच्चों बात करेंगे अब हम यहाँ पर न्यायिक वादों के प्रमुख प्रकार। न्यायिक वादों को दो प्रमुख श्रेणियों में रखा जाता है, दीवानी तथा फौजदारी। दोनों प्रकार के वादों में कुछ विभिन्नताएं हैं जिन्हें निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहला है बच्चों दीवानी वाद निजी अधिकारों से संबंधित होते हैं। जो दीवानी वाद होते हैं वो निजी अधिकारों से संबंधित होते हैं, जबकि फौजदारी वाद जो होते हैं वो संपूर्ण समुदाय के विरुद्ध किए गए गलत व्यवहार हैं। अब सेकंड पॉइंट में आता है बच्चों हमारा दीवानी वादों में किया अधिकार प्रवेश उपेक्षा संविदा भंग करना विवाह संबंधी वाद आदि सम्मिलित हैं, जबकि हत्या आपराधिक षड्यंत्र धोखा देना खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि गंभीर प्रकृति के अपराधों को फौजदारी वादों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बच्चों थर्ड पॉइंट है अनेक दीवानी वाद न्यायालय के बाहर सम्मिलित दलों द्वारा आपस में सुलझा लिए जाते हैं, किंतु फौजदारी वादों में ऐसा करना संभव नहीं होता, इसमें राज्य भी सम्मिलित होता है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों हमारा दीवानी तथा फौजदारी वादों का उपचार तथा प्रक्रिया भिन्न होती है। दीवानी वादों के उपचारों में क्षतिपूर्ति के दावे, विशिष्ट उपचार, निषेधाज्ञा आदि ऐसे ही अन्य उपचार सम्मिलित हैं। इसके विपरीत फौजदारी वादों के उपचारों में दोषी व्यक्ति को दंडित करना तथा पीड़ित व्यक्ति को उसके कष्ट की दशा के अनुसार क्षतिपूर्ति दिलाना सम्मिलित है। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं सूचना प्राथमिक। ठीक है, सूचना प्राथमिकी। ठीक है, फायर वह सूचना होती है जिसे पुलिस अधिकारी किसी अपराध के घटित होने पर प्राप्त करना है। सूचना प्राथमिकी के विषय में निम्नलिखित कानूनी तथ्य उल्लेखनीय है। यहाँ पे कुछ कानूनी तथ्य दिए हुए हैं, आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तथ्य है हमारा सूचना प्राथमिकी किसी संज्ञेय अपराध के विषय में पीड़ित व्यक्ति द्वारा पुलिस के पास दर्ज कराई जाने वाली शिकायत होती है। क्लियर। सेकंड में हमारा सूचना प्राथमिकी लिखित रूप में दर्ज करके उचित रूप से हस्ताक्षर करके उसकी एक प्रतिलिपि सूचना देने वाले को देनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एक पुलिस अधिकारी जो स्वयं किसी संज्ञेय अपराध के बारे में जानता हो उसे दर्ज करा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों हमारा यह आवश्यक नहीं है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही सूचना प्राथमिक दर्ज कराए, कोई भी व्यक्ति जो संज्ञेय अपराध की घटना के बारे में जानता हो वह उसे दर्ज करा सकता है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हमारा सूचना प्राथमिक में घटना स्थल एवं समय का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट घटना का विस्तृत विवरण देना भी आवश्यक है। 7 पॉइंट बच्चों हमारा जब किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मौखिक रूप से दी जाती है तो पुलिस को इसे लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए। अगर किसी ने अपने अपराध की घटना को मौखिक रूप से बताया है, बोलकर बताया, तो उसे पुलिस को लिखना चाहिए। क्लियर। 8 पॉइंट बच्चों हमारा प्रत्येक शिकायतीकर्ता को सूचना प्राथमिकी की एक प्रतिलिपि मुफ्त में प्राप्त करने का अधिकार है। क्लियर। सूचना प्राथमिक दर्ज करने का निश्चित समय नहीं है, किंतु इसे घटना के बाद ही दर्ज कराया जाना चाहिए, यानी उसे घटना होने से पहले नहीं, घटना के बाद दर्ज कराना चाहिए। इस देश के किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराया जा सकता है। ये संबंधित पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह घटना के क्षेत्र अधिकारी वाले पुलिस थाने को उक्त सूचना भेजें। अब बच्चों बात करेंगे शिकायत दर्ज करने से इनकार करने की। ठीक है, चलिए। पुलिस कार्यालय द्वारा शिकायत दर्ज करने से इनकार करना अवैध है, क्योंकि सूचना प्राथमिक अधिकार न्याय प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
क्लियर बच्चों। सूचना प्राथमिक दर्ज करने के बाद ही पुलिस मामले की खोजबीन करती है। यदि पुलिस थाने का कोई पुलिस अधिकारी सूचना प्राथमिक दर्ज करने से मना करता है तो शिकायतकर्ता के पास निम्नलिखित उपाय होने चाहिए। कौन कौन से वो उपाय कि अगर आप अपने किसी भी अपराध के लिए पुलिस के पास गए हैं और वो उसका शिकायत दर्ज नहीं कर रहा है तो आपके पास कुछ यहाँ पर उपाय दिए गए हैं। कौन कौन से, आइए चलिए पढ़ते हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक या उच्चतर अधिकारी यानी पुलिस से बड़ा जो अधिकारी होता है, यहाँ तक कि डीआईजी पुलिस से भी संपर्क किया जा सकता है तथा शिकायत की सूचना भी दी जा सकती है। क्लियर बच्चों। अदालत के समक्ष एक निजी शिकायत भी दर्ज की जा सकती है, यानी अदालत में भी हम अपनी सूचना को दर्ज करा सकते हैं। थर्ड पॉइंट में बच्चों हमारा, यदि पुलिस मामले को दर्ज नहीं करती है तथा कोई कार्रवाई नहीं करती है या पक्षपात पूर्ण ढंग से कार्य करती है, यानी कि पक्षपात करती है, यानी दो पार्टियां हैं जिसके साथ अपराध हुआ है और जिसने किया है उसके साथ पुलिस साथ देती है, तो उस मामले पर भी राज्य मानव अधिकार आयोग के पास सीधे शिकायत की जा सकती है। क्लियर बच्चों। आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा पुलिस अधीक्षक, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो हमारे पुलिस अधीक्षक होते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास घटना का समस्त विवरण देते हुए लिखित सूचना भेजी जा सकती है। इसमें यह संतुष्ट किया जाए कि पुलिस अधिकारी ने मामले को दर्ज करने से इनकार कर दिया है। उस शिकायत में सारी घटना लिखनी चाहिए। क्लियर। आपको सुप्रिटेंडेंट के पास भी यह सूचना पहुंचा सकते हैं, अधिकार है। क्लियर। सूचना प्राथमिक के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश। क्लियर। सर्वोच्च न्यायालय ने 22 फरवरी 2006 को यह निर्देश दिया कि शिकायत की विश्वसनीयता के संदिग्ध होने के आधार पर पुलिस सूचना प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती है। उन्होंने ये निर्देश दिया है। आइए आगे पढ़ लेते हैं। न्यायाधीश एच के सेमा तथा AR लक्ष्मणन की पीठ ने यह स्पष्ट किया है कि सूचना की विश्वसनीयता मामला दर्ज होने के बाद ही विचारणीय है। सूचना की विश्वसनीयता मामले को दर्ज करने का अधिकार या शर्त नहीं है। पीठ यानी बेंच ने एक पूर्ववर्ती निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुलिस अधिकारी के लिए एक संज्ञेय अपराध की शिकायत दर्ज करना आवश्यक है तथा पुलिस मुद्दे मामले की पूर्ण धारणा नहीं बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों हमारा, केस दर्ज करने की अवस्था चरण में अपराध को सूचित करने के आधार पर एक पुलिस अधिकारी इस बात की जांच नहीं कर सकता है कि उक्त सूचना विश्वसनीय है अथवा नहीं। अतः पुलिस को शिकायत दर्ज करना आवश्यक है, यानी पुलिस को हर हालत में शिकायत दर्ज करने का पूरा आदेश है। चलिए स्मरणीय तथ्य पढ़ लेते हैं एक बार बच्चों, हम नजर डालेंगे अब तक हमने अपने पार्ट में क्या क्या पढ़ा। क्लियर। न्याय, पहला पॉइंट हमारा, न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो विवादों का निर्णय करता है तथा कानून भंग करने वालों को दंडित भी करता है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, किसी भी देश के लिए एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है। क्लियर बच्चों। मैंने कराया न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है, यह कानूनों की व्यवस्था करती है तथा इन्हें लागू करती है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हमारा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का कानून उच्चतम एवं अंतिम न्यायालय है, यानी कानून जो हमारा न्यायालय अंतिम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। वे 65 वर्ष की आयु में अवकाश मुक्त होते हैं, यानी रिटायर होते हैं। क्लियर। मैंने आपको सारी चीजें डिटेल की। राज्य का उच्च न्यायालय ही राज्य में उच्चतम न्यायालय होता है। इसका मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। बच्चों मेरे मुंह से बार बार राष्ट्रपिता निकलता है, तो राष्ट्रपति को भी राष्ट्रपिता बोला जा सकता है, तो ये कोई मतलब गलती नहीं है। ठीक है। तथा वे 62 वर्ष की आयु में सेवा मुक्त होते हैं। क्लियर बच्चों। अधीनस्थ न्यायालय जिला तथा उसके निचले स्तर पर भी कार्य करते हैं। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, लोक अदालत एवं स्वैच्छिक एजेंसी है जिनकी अध्यक्षता अवकाश प्राप्त न्यायाधीश करते हैं। इनमें जन साधारण को न्याय त्वरित एवं कम खर्च में प्राप्त होता है। क्लियर। अभी मैंने आपको क्लियर करा। न्यायालय के प्रशासन में न्यायालय तथा पुलिस अहम भूमिका निभाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, न्यायालय लोगों को न्याय तथा दोषी को दंडित करने का प्रयास करती है। क्लियर बच्चों। सूचना प्राथमिक दर्ज करना पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है। शिकायत दर्ज करने से इनकार करना पुलिस अधिकारियों के लिए अवैध है। क्लियर। सर्वोच्च न्यायालयों ने पुलिस द्वारा सूचना प्राथमिकी दर्ज न करने के संबंध में निषेध निर्देश दिए हैं। क्लियर बच्चों। तो ये हमारी न्यायपालिका से जुड़े हुए कुछ तथ्य थे जो मैंने आपको अच्छे से समझाए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से
क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।